हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए एसएससीजीडी के मोस्ट 20 वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आप हमारे 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, कवास थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो कवास थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। कवास थर्मल पावर स्टेशन गुजरात राज्य के सूरत जिले में स्थित है। अगर बात यहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन की है तो आइए कुछ थर्मल पावर स्टेशन के बारे में जानते हैं। जैसे मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन, तो मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? वो हमारा गुजरात में है। बात करें एनटीपीसी दादरी थर्मल पावर स्टेशन, तो वो कहाँ है? वो उत्तर प्रदेश में है। तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ है? ये ओडिशा में है। रिहंद थर्मल पावर स्टेशन, तो ये हमारा कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, तो कोरबा नाम से ये याद आता है छत्तीसगढ़, तो कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में। जबकि रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ होगा? तो रामागुंडम कहाँ चला जाएगा? तेलंगाना। तो रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना में स्थित है। हमारा अगला सवाल है, भारत की पहली महिला वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत की पहली महिला वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुषमा नाथ। आईएएस सुषमा नाथ को वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। जबकि चोकीला अय्यर, तो चोकीला अय्यर कौन थी? तो चोकीला अय्यर एक भारतीय राजनयिक और सिविल सेवक हैं जिन्होंने 2001 से 2002 तक भारत की पहली महिला विदेश सचिव के रूप में कार्य किया था। हमारा अगला सवाल है, भारत के समस्त क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो भारत के समस्त क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के तहत आप देश की किसी भी जगह पे घूम सकते हैं। जब बात अनुच्छेद की हो रही है तो आइए कुछ अनुच्छेदों के बारे में जानते हैं। जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए सजा के संबंध रखता है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। वर्तमान में कितने अनुच्छेद है? तो संविधान सभा में वर्तमान में अभी 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची और 22 भागों में विभाजित किया गया है। हमारा अगला सवाल है, वर्ष 2023 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2023 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हमारा है पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉन्स, एनी एल हुइलियर और उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन सभी को 2023 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला सवाल है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया का उपनाम किसे दिया गया है? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया का उपनाम किसे दिया गया है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से जाना जाता है। वहीं एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे है? तो एम एस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है, एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है तथा उसके आयतन का आधा द्रव में डूबा हुआ है, उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल कौन सा है? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके भार के बराबर। अगर किसी वस्तु पर लगने वाला बल, उत्प्लावक बल, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो इस स्थिति में वस्तु तैरती है। इसलिए उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर होता है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा भारत के मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव है? तो मेघालय में कौन सा प्रसिद्ध फसल उत्सव मनाया जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोंगक्रेम उत्सव। नोंगक्रेम उत्सव मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव है। इस उत्सव के तहत खासी द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। जब बात यहाँ पर फसल उत्सव की हो रही है तो आइए कुछ फसल उत्सव के बारे में जानते हैं। जैसे चपचार कूट महोत्सव,
जब चारकुट उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये हमारे मिजोरम में मनाया जाता है, जो मिजोरम लोगों द्वारा झूम खेती के मौसम में की जाती है। सनबर्न उत्सव, सनबर्न उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सनबर्न उत्सव गोवा में मनाया जाता है। हॉर्निबल उत्सव, तो हॉर्निबल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो हॉर्निबल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। यह 30 मीटर ऊंची होती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से होकर निकलती है। बात की जाए ताप्ती और नर्मदा नदी, तो ताप्ती और नर्मदा नदी एकमात्र नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। वहीं गोदावरी नदी, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण गंगा नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर किस रूप में जाना जाता है, तो वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर किस रूप में जाना जाता है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाए गए कर को सीमा शुल्क कहते हैं। उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क किसे कहते हैं, तो सरकार द्वारा वसूले गए किसी विशेष माल या सेवा की बिक्री पर एक अप्रत्यक्ष कर है। वेट, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल्य वर्धित कर, एक उपभोग कर है जो किसी उत्पाद पर लगाया जाता है। वहीं जीएसटी, जीएसटी क्या होती है, गुड्स सर्विस टैक्स। भारत में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे हम लोग जीएसटी कहते हैं। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। सवाल है, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके हाइग्रोस्कोपिक गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है, तो किसका उपयोग मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का प्रयोग मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन बनाने में किया जाता है। वहीं गैलेना, गैलेना यह एक सीसा सल्फाइड खनिज है और सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। एथेनॉल, एथिल अल्कोहल के रूप में इसे जाना जाता है और इसे जीवाणुरोधी और विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। फ्रियोन, फ्रियोन का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है, तो कौन एक द्वितीय प्रदूषक है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धुंध। धुंध द्वितीयक प्रदूषक है। धुंध एक वायु प्रदूषक है जो मुख्य रूप से परागन और धूल जैसे अन्य कणीय पदार्थों से मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया गैस के साथ मिलकर बनता है। मुझे वेब पर हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है, तो लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिकॉय। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। बात जब लक्षद्वीप की हो रही है तो आइए इसके कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप है, तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है, जिसमें से 11 में रहने योग्य द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप क्या हो जाएगा लक्षद्वीप का, तो सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा एंड्रोइड, और वहीं सबसे छोटा पूछा जाए तो बीटा। हमारा अगला सवाल है, पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक नंबर होती है जो कितने नंबर का होता है, तो पैन कार्ड कितने नंबर का होता है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10। पैन कार्ड 10 डिजिट का होता है। अच्छा, पैन कार्ड का पूर्ण रूप नाम क्या है, तो पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अस्थायी खाता संख्या, जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, क्रिकेट में दोनों विकेट के बीच की दूरी कितनी होती है, तो क्रिकेट में दोनों विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 गज। क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी 22 गज होती है और दोनों ओर एक स्टंप होती है। बात जब क्रिकेट की हो रही है तो आइए कुछ इसके फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है और इनके अध्यक्ष कौन है, तो इनके अध्यक्ष रोजर विनी है। अच्छा, क्रिकेट से संबंधित कुछ खेलों के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, एसएच कप का संबंध क्रिकेट से है, बिल्स ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, एशिया कप का संबंध क्रिकेट से है। हमारा अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित में से
किस राज्य ने 2026 राष्ट्रमंडल के मेजबान के रूप में अपना नाम वापस ले लिया? तो ऑस्ट्रेलिया के कौन से 7 देश है जो 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल के मेजबानी में अपना नाम वापस ले लिया? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य वर्ष 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से मेजबानी से नाम वापस ले लिया। बात जब ऑस्ट्रेलिया की हो रही है तो आइए इसके कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और उनकी मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा है। वहाँ का सम्राट कौन है? तो चार्ल्स तृतीय वर्तमान में वहाँ का सम्राट है। और प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज। हमारा अगला सवाल है, वह वस्तुएं जो उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए लाई जाती है, क्या कहलाती है? तो जो वस्तुएं उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि उत्पादन के लिए लाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरी करने के लिए नहीं होती है, उत्पादन के लिए होती है। जबकि बात करें उपभोग वस्तुएं, तो उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो सीधे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। बात करें अंतिम वस्तुएं, तो अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग निम्न कारणों के लिए किया जाता है, जैसे कि व्यक्तिगत उपभोग के लिए, खरीद बिक्री के लिए, निवेश या पूंजी निर्माण के लिए, घर व्यापार करने के लिए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंतिम वस्तुएं बोलते हैं। हमारा अगला सवाल है, इंटरब्रांड के अनुसार कौन सी कंपनी वर्ष 2023 में सिर्फ 5 सर्वश्रेष्ठ भारतीय ब्रांडों में शामिल है? तो वह कौन सी कंपनी है जो सिर्फ 5 सर्वश्रेष्ठ भारतीय ब्रांडों में शामिल है? तो हमारा उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2023 में सिर्फ 5 सर्वश्रेष्ठ भारतीय ब्रांडों में शामिल है। इंटरब्रांड की बेस्ट इंडियन ब्रांड रिपोर्ट के मुताबिक टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांडों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। हमारा अगला सवाल है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? तो न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? तो न्यूटन मीटर ऊर्जा, कार्य और गतिज ऊर्जा का मात्रक होता है। इसलिए हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। साथ ही ऊर्जा का एक और मात्रक है जिसे हम लोग जूल कहते हैं और किलोवाट घंटा भी कहते हैं। वहीं बात किया जाए त्वरण की, तो त्वरण की एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, बाघ की गुफाएं किस राज्य में है? तो बाघ की गुफाएं किस राज्य में है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में है जिसे टाइगर स्टेट करते हैं। जब बात गुफाएं की हो रही है तो आइए कुछ गुफाओं के बारे में जानते हैं जो किसी राज्य में फेमस है। जैसे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी गुफा प्रसिद्ध है? तो एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा। वहीं बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात की कौन सी गुफा सबसे प्रसिद्ध है? तो ऊपरकोट की गुफा। राजस्थान, और राजस्थान की कौन सी गुफा प्रसिद्ध है? तो गोपीचंद गुफा प्रसिद्ध है राजस्थान की। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, होमी जहांगीर भाभा। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। मैं आपको फिर बोलूंगा कि आपको क्वेश्चन के बारे में जितना पता हो आप उसे लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो वो आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों के गठन से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन यहाँ दिया गया है। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आप हमारे 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।